ड्रामे की शुरुआत में हम सोही को देखते हैं जो कि टाइम न्यूज में एंकर की जॉब करती है, पर उसकी जॉब और करियर दोनों ही दांव पर लगी हुई थी। इसीलिए आज वो हांगकांग के एक बहुत ही पावरफुल आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए निकलती है, जहाँ वो सोचने लग जाती है कि जब वो हाई स्कूल में पढ़ती थी तब वो अचानक से उसी आदमी से टकरा गई थी जिसका नाम यूटिन है। जिसके लिए प्रिंसिपल उससे कहने लग जाते हैं, क्या तुम अंधी हो गई हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हमारे स्कूल के चीफ गेस्ट है और ट्रस्टी भी है, इन्हीं की वजह से हमारा स्कूल चल रहा है। और वो यूटिन से कहते हैं कि माफ करिएगा, ये हमारे स्कूल की इस साल की टॉप की स्टूडेंट है और एक बहुत ही अच्छी लड़की है। वो उससे पूछते हैं कि तुम आखिर इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी, तो वो बताती है कि मेरी फैमिली वाले मेरी पढ़ाई रोकना चाहते हैं। जिस पर यूटिन उससे पूछता है कि फिर तुम क्या करना चाहती, तो सोही कहती है कि मैं अपने लिए लड़ूंगी, अगर मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा तो मैं वो भी करूंगी, पर मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। उसका कॉन्फिडेंस लेवल देख करके वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़की की पूरी मदद करो। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में वो यूटिन की कार के बाहर खड़ी होकर के उसे अपना परिचय देते हुए उसका इंटरव्यू करने की बात करने लगती है। जिस पर यूटिन अपनी कार से बाहर आता है और उसकी पूरी बात सुनता है, जहाँ वो उसके सामने उसका इंटरव्यू लेने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। जिस पर यूटिन उसे देखते हुए सोचता है कि पता नहीं क्यों जब भी मैं इस लड़की को देखता हूँ मेरी अंदर एक अलग सी स्पेशल फीलिंग पैदा होने लगती है। जहाँ वो उसे कहता है कि 8 बजे घर आ जाना। अब सोई उस टाइम पर यूटिन के घर चली जाती है और वो उससे कहती है कि मैंने सुना है कि आप नॉर्थ सिटी में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं, मैं बस इसी बारे में आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। तो यूटिन कहता है कि तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि मैंने आज तक कभी भी कोई भी इंटरव्यू नहीं किया है, फिर तुम मेरे पास में क्यों चली आई और इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। इतना कह करके वो सोचने लग जाता है कि वैसे मुझे ऐसी स्वीट गर्ल्स तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। जहाँ वो उससे कहता है कि हर चीज की कीमत होती है और तुम्हें भी उसके अकॉर्डिंग कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर के सोई सोचती कि लगता है कि इंटरव्यू के बदले मुझसे कुछ गलत चीज करवाना चाहता है, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। यही सोच करके वो अपने ड्रेस का जिप ओपन करने लगती है। ये देख करके यूटिन कहता है कि लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही आगे की सोच ली है। तो सोई कहती कि आप भी तो यही चाहते थे ना, आपके कहने का तो यही मतलब था। जिस पर यूटिन उससे कहता है कि क्या तुम अपने टारगेट को पूरा करने के लिए इस टाइप की ट्रिक्स अपनाती हो। ये सुनकर के सोई गुस्सा हो जाती है और कहती कि मैंने ऐसा पहली बार किया है, क्योंकि मेरे भाई के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज है, जिसकी वजह से आए दिन मेरे ऑफिस तक कर्जदार पहुंच जाते हैं। और अब मुझे ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि अगर मैंने आपका इंटरव्यू नहीं लिया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और मैं अपनी नौकरी भी नहीं बचा पाऊंगी। तो यूटिन कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही होगी। तो सोही कहती कि मैं आपकी तरह रिच फैमिली से नहीं आती हूँ, मैं बहुत ही ईमानदार लड़की हूँ जो कि अपना काम ईमानदारी से करती हूँ, मैंने कभी भी अपने फायदे के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया है। तो यूटिन कहता है कि पर मेरे भी कुछ उसूल है जिसके खिलाफ मैं नहीं जा सकता हूँ। ये सुनकर के सोही कहती कि माफ करिएगा, मैंने आपका समय बर्बाद कर दिया। इतना कहकर के वो वहाँ से जाने लगती है। जिस पर वो उसे कहता है कि तुम इतनी आसानी से हार मान करके जा रही हो, इसका मतलब तो यही कि तुम इस काम के लायक नहीं हो। ये सुनकर के सोही गुस्सा हो जाती है और कहती कि आखिर आप कहना क्या चाहती है। एक तो आपने मुझे इतनी आधी रात को यहाँ पर बुलाया, इससे मेरी बदनामी भी हो सकती है, ऊपर से आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उसकी बातें सुनकर के वो सोचने लग जाता है कि लड़की तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ही रहे। और यही सोच करके वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरे बड़े इंटरव्यूज का अरेंजमेंट करवा दूंगा, पर उसके लिए मेरी एक शर्त है। इतना कहकर के उसके करीब जाकर के कहता है कि बस तुम मेरी हो जाओ और मेरे साथ में रहो। उसकी ये बात सुनकर के सोही पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और रोती हुई बाहर आती है और कहती कि वही आदमी है जिसने मेरी स्कूल टाइम में मदद की थी। मैंने सोचा था कि यूटिन एक बहुत ही अच्छा इंसान है, पर शायद ये मेरी गलतफहमी थी, यूटिन एक बहुत ही बुरा इंसान है। इतने पर उसके पास उसके भाई जैन की कॉल आती है जो कि उससे कहने लग जाता है कि अगर तुमने जल्दी मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो कर्जदार मुझे मार डालेंगे। जिस पर सोही कहती कि आज तुम्हारी गेम खेलने की लत की वजह से इतना सारा कर्ज हो गया है, मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि अगर तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिस पर जैन कहता है कि अगर तुमने पैसे जल्दी नहीं चुकाए तो मुझे दोष मत देना, इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतना कहकर के वो कॉल काट देता है, पर तभी वहाँ पर उसकी आवाज सुनकर के यूटिन भी बाहर आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि देखो अगर तुम मेरे क्लोज रहती हो तो मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। जिस पर सोही कहती कि मैं जानती हूँ कि आप हांगकांग के सबसे पावरफुल पर्सन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर कुछ पैसों से खरीद सकते हैं। तो यूटिन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, जिस चीज के बारे में तुम कल्पना तक नहीं कर सकती वो सारी रिसोर्सेज मैं तुम्हारे कदम में ला करके रख दूंगा। अगर तुम मेरे साथ में ऐसे नहीं रहना चाहती तो क्या चाहती हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं। तो वो कहती कि मुझे पता है कि आप मुझे नीचे नजरों से देखते हैं, पर आप भी तो वही कर रहे हैं, आप मेरी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं। जिस पर यूटिन कहता है कि जैसे तुम्हें तुम्हारा करियर बनाना है वैसे ही मुझे तुम चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है। जिस पर सोही कहती कि आपको आपका ऑफर बहुत सही लग रहा होगा, पर माफ करिएगा मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। इतना कहकर के वो वहाँ से जाने लगती है। तो यूटिन उससे पीछे से कहता है कि मैंने एक टाइकून के साथ में तुम्हारा इंटरव्यू अरेंज कर दिया, तो कल तुम तैयार रहना। अब अगले दिन सोही जैसे अपने ऑफिस पहुंचती तो उसकी कुली ज्ञान उससे कहने लग जाती कि आए दिन कर्जदार ऑफिस में आकर के तुम्हारे उपद्रव मचा रहे हैं, अगर जल्दी तुमने इसे सॉल्व नहीं किया तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। जिस पर सोही उससे कहती कि बेहतर ये होगा कि तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम यहाँ की ऑनर नहीं हो जो कि तुम मुझे निकालने और रखने की बात कर रही हो। तो यान उसे कल रात वाली यूटिन और उसकी फोटो मैगजीन के फ्रंट पेज पर दिखाते हुए कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि वो फैमिली की यूटिन तुम्हारी खूबसूरती पर फ्लैट होकर के इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम जानती हो कि वो परिवार के प्रिंस है, उनके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है, तुम तो उनके लायक भी नहीं हो। जिस पर सोही कहती
कहती कि लगता है कि तुम्हारे अंदर से टैलेंट नाम की चीज खत्म हो चुकी है, तभी तुम इस तरीके की बातें कर रही हो। तभी वहाँ पर डायरेक्टर चेन आता है, जिसे देख करके सोई उसे सारी बात बताती है। कल रात वो यूटिन से इंटरव्यू के बारे में बात करने के लिए गई थी, तो यान कहती कि फिर भी तो तुम्हारे साथ इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं हुए। जिस पर सोई कहती कि मुझे एक बहुत बड़े टाइकून का इंटरव्यू लेने का मौका मिला है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। ये सुनकर के तो चेन काफी खुश हो जाता है और कहता है कि तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें 1 वीक का समय देता हूँ। अगर ये बात छूटी निकली तो मेरे बिना कहीं यहाँ से निकल जाना। इतना कह करके वो भी वहाँ से चला जाता है। जहाँ सोई सोचती कि पता नहीं इस इंटरव्यू के बारे में यूटिन ने मुझसे सही बोला था या फिर मजाक किया था। कुछ देर के बाद में जैन के कर्जदार सोई के ऑफिस के बाहर खड़े होकर के उससे पैसे मांगने लगते हैं, जिस पर सोई कहती कि ना ही मैंने पैसे लिए हैं और ना ही मैं आपको कर चुकाऊंगी। जैन ने आपसे पैसे लिए तो आप उसे ढूंढ करके जाकर के उससे पैसे मांगिए। तब तक वहाँ पर जैन आ जाता है और कहता है कि इन्हें जल्दी से पैसे दे दो। जिस पर सोई कहती कि तुमने कर्ज लिया है, मैंने नहीं, तो तुम्हें ही पैसे चुकाने पड़ेंगे। जा करके मेहनत करके पैसे कमाओ, मैं तुम्हारी बहन हूं ना कि कोई एटीएम। इस बात पर जैन भड़क जाता है और कहता है कि अगर आज तुमने पैसे नहीं दी तो हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। जिस पर सोई कहती कि मैं चाहती कि लोग तुम्हें पीट पीट कर मार डाले, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा उजड़ हो गए हो। अब इन दोनों के बीच में इन सभी बातों को लेकर के लड़ाई चली रही होती है। तब तक वहाँ पर यूटिन की कार रुकती है, जिसमें से यूटिन निकलता है, क्योंकि उस मैगजीन के बारे में सोई से बात करने के लिए आया था। पर यहाँ का तमाशा देख करके वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जहाँ जैन यूटिन को देख करके अपनी बहन से कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि वो आदमी तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैंने मैगजीन में देखा था, क्यों ना तुम उसी से पैसे मांग लो। इतना कह करके वो उसे आगे कर देता है। अब ना चाहते हुए भी सोई अपने भाई का कर्ज चुकाने के लिए यूटिन के सामने उससे मदद मांगने लगती है। जहाँ यूटिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी पहले भी मदद कर चुका हूँ, और जैसा कि मैंने तुमसे कल कहा था कि हर चीज की अपनी एक कीमत होती है, हमेशा हर चीज फ्री में नहीं मिलती है। ये सुनकर कि वो समझ जाती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, इसीलिए वो पीछे हट जाती है और वो यूटिन से कहती है कि मैं अपने आप को नहीं बेचूंगी। तो यूटिन उससे कहता है कि अगर तुम इतनी कैपेबल हो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। जहाँ उसका भाई उसे कहने लग जाता है कि अगर वो आदमी तुम्हें ऑफर दे रहा है तो तुम उसका ऑफर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर ले रही हो, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। तो सोई उससे कहती कि मैं तुम्हारे लिए अपने आप को दांव पर कभी भी नहीं लगाऊंगी। तभी वहाँ पर खड़ी कर्जदार उन दोनों के ऊपर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से हमारे पैसे दो वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। इतना कहकर कि वो दोनों आगे बढ़ते हैं, जिस पर यूटिन के गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। जहाँ वो दोनों बहुत ध्यान से यूटिन को देखते हैं और उसे पहचान जाते हैं कि ये तो हू फैमिली का उत्तराधिकारी और हांगकांग का सबसे पावरफुल पर्सन है। उसे देख करके वो दोनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं। ये सब देख करके जैन भी काफी शॉक्ड होता है और फौरन से यूटिन के सामने घुटनों पर बैठ करके उसे मदद मांगने लगता है, जिस पर यूटिन उसे 1 मिलियन का चेक काट करके दे देता है। चेक पा करके तो वो काफी खुश हो जाता है, पर सोई उसे वो चेक लेकर के कहती कि तुम ये नहीं ले सकते हो, मुझे पता है कि तुम इन पैसों को भी कहीं ले जाकर के बर्बाद कर दोगी। इतना कह करके वो उसे फाड़ देती है। ये देख करके जैन भड़क जाता है और उसे बुली करने लगता है, जिस पर यूटिन उसे सोई से दूर करते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद में यूटिन सोई से कहता है कि आज तो तुमने अपने भाई को पैसे लेने से रोक लिया, पर वो फिर से पैसे मांगने आएगा तो फिर तुम क्या करोगी। वैसे तुम यहाँ पर रह करके उसके कर्ज को कभी भी नहीं चुका सकती हो, ऊपर से वो ऐसे ड्रिंक करने के लिए इधर उधर से पैसे उधार मांगता रहेगा और तुम्हें जिंदगी भर परेशान करता रहेगा, जिससे कि तुम कभी भी नहीं निकल सकती हो। ये सुनकर के सोई कहती कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या आप उसे यहाँ से कहीं बाहर भेज सकते हैं ताकि वो सुधर जाए। ये सुनकर के यूटिन अपनी कार का गेट ओपन करते हुए कहता कि अगर तुम मेरे कल के ऑफर को एक्सेप्ट करती तो मैं तुम्हारे लिए हर वो चीज करूंगा जो कि तुम चाहती हो। जिस पर सोई उसकी कार में बैठ जाती है और रोती हुई सोचने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था कि जो इंसान जैसा दिखता है वो तो वैसा होता ही नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यूटिन मुझे अपना बनाने के लिए इस हद तक मजबूर कर देगा। उसे रोता हुआ देख करके वो उससे कहता है कि आज तो तुम रो रही हो, पर मुझे रोती हुई लड़कियां पसंद नहीं है। तो सोई कहती कि मैं एक इंसान हूँ ना कि एक रोबोट हूँ। ये सुनकर के यूटिन सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उसे अपने साथ रहने के लिए ऐसे मजबूर नहीं करना चाहिए। और यही सोच करके वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर के सोई सोचती कि मुझे पता है कि आपके साथ रहने के बाद में मैं बदनाम हो जाऊंगी और आप मुझसे शादी तक नहीं करेंगे, पर ठीक है वैसे भी मेरी जिंदगी कहाँ अच्छी है। इतना कह करके वो यूटिन को किस कर देती है। ये देख करके तो यूटिन शॉक्ड हो जाता है और उसे घर ले जा करके उसे पूछता है क्या इससे पहले तुम्हें किसी ने टच किया है। तो सोई कहती कि अगर आप ये सब बकवास सवाल मुझसे करेंगे तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिस पर वो उससे कहता है कि देखो मैंने आज तक किसी भी लड़की को टच नहीं किया है, इसलिए मैं इन सब मामलों में बहुत ही बेकार इंसान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मुझे तुमसे ये बात पूछनी चाहिए। तो सोई कहती है कि आप सच कह रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। और यहाँ पर सोई उससे कहती है कि मैं भी सिंगल ही रही हूँ। इतना कह करके वो उसे खुद किस करती है और यहाँ पर फिर होना क्या था, वो दोनों एक दूसरे के साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठते हैं। अगली सुबह सोई की जब आँख खुलती है तो यूटिन उससे कहता है कि ब्रेकफास्ट कर लो, पर वो देखता है कि सोई कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो सोई कहती है कि सब कल रात की वजह से हुआ है। तो यूटिन कहता है कि तुम्हारा मतलब कि मेरी वजह से। तो सोई कहती है कि हाँ, क्योंकि आप एक राक्षस है। ये सुनकर के यूटिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। सोई सोचने लग जाती है कि मैंने क्या कह दिया। जिसके बाद में जब वो अपने ऑफिस जाती है तो वो उसी टाइकून के साथ में अपना इंटरव्यू कंप्लीट करती है, जिसका नाम रैंग है, जिसे यूटिन ने उसके लिए अरेंज किया था। जहाँ रैंग यूटिन को कॉल करके कहता है कि लड़की तो
काफी प्रोफेशनल है और काफी इम्प्रेसिव भी है, मुझे काफी पसंद आई। उसकी बातें सुनकर के सोही रुक जाती तो रैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो सोही कहती कि मिस्टर रैंग, आप एक बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन है, तो प्लीज मेरे बारे में बेकार की बातें मत सोचिएगा। तो रैंग उससे कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो बस यूटिन से तुम्हारी स्किल की तारीफ कर रहा था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यूटिन और तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है। इस बात का सोही कोई भी जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर सुबह वाली बात को लेकर के यूटिन का मूड काफी खराब होता है, जिसका शिकार असिस्टेंट बन जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर बॉस को किसने नाराज कर दिया है। जहाँ यूटिन सोचने लग जाता है कि क्या मैं सच में इतना बुरा इंसान हूँ जो कि मुझे लड़कियों के साथ में अच्छे से पेश तक आना नहीं आता है, मुझे खुद में सुधार लाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर सोही आती और यूटिन से कहती कि सुबह के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बस थोड़ी सी हर्ट हो गई थी इसीलिए मैंने ऐसा कह दिया। जिस पर उठ करके उसके करीब जा करके उसे किस करता है और कहता है कि अब से मैं ध्यान रखूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द एक दूसरे को जान सके, क्योंकि अब हम लवर है तो आज से तुम मुझे मिस्टर यूटिन नहीं बल्कि यूटिन कहोगी। और हाँ, कुछ देर पहले मेरे पास में रैंक की कॉल आई थी, वो तुम्हारी काफी तारीफें कर रहा था, तो वो कहती कि आज मैं आपकी वजह से एक अच्छे इंसान से मिल पाई। रैंक एक बहुत ही अच्छे इंसान है, जिस पर यूटिन कहता है कि तुम पहली ऐसी लड़की हो जो कि उसकी तारीफ कर रही हो, वरना वो एक प्ले बॉय है। इस बात पर उसे काफी ज्यादा चिढ़ाते हुए कहने लग जाती है कि आपको जेलस फील हो रहा है, जिस पर यूटिन उसे अपने करीब खींच करके उससे कहने लग जाता है कि एक बात याद रखना कि अब से तुम मेरी वुमेन हो, इसीलिए किसी दूसरे आदमी के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ करके रख दूंगा। ये सुनकर के वो फौरन से उससे दूर हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जहाँ यूटिन सोचता है कि आखिर मुझे होता क्या जा रहा है। अब सोही जैसे अपने ऑफिस पहुंचती तो उसे उसके बॉस से पता चलता है कि उसकी जगह फाइनेंशियल न्यूज का प्रोग्राम यान को दे दिया गया है, क्योंकि यान के क्लाइंट ने 5 मिलियन का इन्वेस्ट किया है। ये सुनकर के वो उससे कहने लग जाती है पर उसमें मैंने काफी मेहनत किया था, लेकिन उसका बॉस उसकी एक बात नहीं सुनता है और वो कहता है कि अब से यान तुम्हारी जगह काम करेगी, क्योंकि सोही को अपनी नौकरी बचानी थी, इसीलिए वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। शाम को सोही का बॉस उसे एक बार में एक एडवर्टाइजर के साथ में मीटिंग के लिए ले जाता है, जहाँ सोही जाना नहीं चाहती थी, पर उसका बॉस उससे कहता है कि अगर तुम्हें सक्सेस पाना है तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। जिस पर सोही कहती कि अंदर वही ठरकी एडवर्टाइजर है ना जिसके साथ में यान रहती है। तो चैन उससे कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ अंदर जा रहा हूँ फिर तुम्हें किस बात की चिंता है। इतना कह करके वो अंदर चला जाता है, जहाँ सोही भी सोचने लग जाती है कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे जॉब से निकाल देगा, और वैसे भी मैं मिस्टर यूटिन से कितनी मदद मांगूंगी, आखिर वो जिंदगी भर तो मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। और यही सोच करके वो अंदर जाने लगती है। वहीं यूटिन भी आ जाता है जो कि उसे अंदर जाता हुआ देख लेता है। अंदर जाने के बाद में वांग सोही को देख करके काफी खुश हो जाता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है, जिस पर सोही ड्रिंक कर लेती है। जहाँ वो उसे कहता है कि तुम तो यान से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल हो। इतना कह करके वो उसका हाथ टच करने लगता है और उसे ऐसा करता हुआ यूटिन देख लेता है, जिसे देख करके तो उसे गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। जहाँ असिस्टेंट भी उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हो सकता है कि सब कोई गलतफहमी हो, पर यूटिन उसकी एक बात नहीं सुनता है और खुद ही कार ड्राइव करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। इधर सोही वांग से अपना हाथ छुड़ा करके कहती कि आप अपने लिमिट में रहिए, तो वांग उससे कहता है कि ज्यादा सीधी बनने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि तुम पहले से ही 2 बड़े आदमियों के संपर्क में रह चुकी हो, शायद उनमें से एक मिस्टर यूटिन भी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम उनके बिस्तर पर भी चढ़ चुकी हो। ये सुनकर के तो सोही काफी गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जिस पर वांग चैन से कहता है कि अगर सच में ये यूटिन की पसंदीदा लड़की है तो वो मुझे किसी भी हालत में चाहिए। इधर सोही जैसे ही घर पहुंचती तो मेड उसे अंदर नहीं जाने देती है, जिस पर वो उससे पूछती कि आखिर तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रही हो, तो मेड उसे बताती है क्योंकि बॉस ने मना किया है। इतना कह करके वो गेट बंद कर लेती है। ये देख करके तो सोही को काफी ज्यादा दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है और एक बार में बैठ करके काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगती है, जहाँ 2 लड़के उसे नशे में देख करके उसका फायदा उठाने की बात करने लगते हैं और वो दोनों उसके पास जाकर के उसे परेशान करने लगते हैं। पर तब तक वहाँ पर यूटिन भी उसे ढूंढता हुआ आ जाता है, जिसे देख करके वो दोनों लड़के वहाँ से भाग खड़े होते हैं। पर सोही उसे देख करके उसे पूछती कि भला आप इतने बड़े आदमी हो करके इतने छोटे से बार में क्या कर रहे हैं। तो यूटिन कहता है कि लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा नशे में हो, जिस पर वो उसे कहती है क्यों आप मेरे चक्कर में खुद को इतना नीचा गिरा रहे हैं। तो वो कहता है कि बेहतर ये होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। इतना कह करके उसे गुस्से से उठा करके घर ले जाता है, जिस पर सोही काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी चिल्लाने की, जिस पर सोही कहती है कि मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर भी इमोशन है, इसीलिए मैं चिल्लाऊंगी। जिस पर वो उससे पूछता है कि क्या तुम और वांग एक दूसरे को पहले से जानते हो, आखिर तुम उससे मिलने के लिए क्यों गई थी, आखिर तुम्हारा क्या रीजन था। जिस पर सोही कहती कि मुझे नहीं मालूम है कि वो आपके बारे में इतना मुझसे क्यों पूछ रहा था, मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के एनिमीज है। क्यों, मैंने सही कहा ना। यहाँ पर यूटिन गुस्से से पागल हो रहा होता है, जिस पर वो उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कि मुझसे दूर रहिए, मुझे छुइएगा मत, मुझे पता है कि आप मुझसे रिलेशन तोड़ना चाहते हैं, फिर आप बटलर से कहकर के मुझे घर से बाहर क्यों नहीं फिकवा देते हैं। इतने पर यूटिन उसे उठा लेता है और कहता है कि इससे पहले कि मेरा दिमाग और भी ज्यादा खराब हो, तुम्हारा नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। इतना कहकर के उसे बाथटब में ले जाता है, जिस पर सोही रोते हुए उसे कहने लग जाती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर आप मेरे साथ में ये सब क्यों कर रहे हैं। तो यूटिन उससे पूछता है कि फिर सच सच बताओ कि आखिर तुम वांग से मिलने के लिए क्यों गई थी और तुमने उसके साथ में ड्रिंक क्यों किया और उसने तुम्हें कितने पैसे दिए थे। तो सोही कहती कि हाँ, ये बात सच है कि मैं वहाँ पर गई थी, उसने मुझसे कहा कि मैंने आपको और रैंक को काफी अच्छी सर्विस दी है, जिसमें से आप
आप काफी ज्यादा मुझसे खुश हैं और उसने मेरा हाथ भी टच किया था। ये सब सुन करके तो यूटिन का गुस्सा हाई लेवल पर चला जाता है और इससे पहले कि वो पागल हो जाता है वो वहाँ से फौरन से चला जाता है। जहाँ अगले दिन असिस्टेंट यूटिन को बताता है कि मैंने सुना है कि यान वांग के साथ में ही रहती है और उसी के दम पर वो सोही की जगह भी ले लिए और कल रात के मामले को उसके बॉस ने प्री प्लान अरेंज किया था। आपने सोही को गलत समझ लिया है, वो तो वांग को जानती तक नहीं है। ये सब सुन करके तो यूटिन को अपने किए पर काफी ज्यादा अफसोस होने लगता है और वो असिस्टेंट से कहता है कि अगर किसी लड़की से माफी मांगना होता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो वो उसे बताता है कि आप उन्हें कोई अच्छा सा गिफ्ट देकर के उनसे माफी मांग लीजिए। तो वो कहता है कि ठीक है, जो भी कुछ लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद आता है वो मेरे लिए लेकर के आओ। ये सुनकर के तो असिस्टेंट सदमे में चला जाता है और वो सोचता है कहीं बॉस को प्यार तो नहीं हो गया है। अब यूटिन उस गिफ्ट को लेकर के सोही के पास जाता है और उससे कहता है कि लगता है कि शायद मैंने कल रात तुम्हें गलत समझ लिया था। तो सोही कहती है कल रात तो आप मुझे बदनाम करने पर लगे हुए थे और मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझे छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो आप मुझसे खुल करके कह सकते हैं, मैं अभी कभी यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुन करके वो नेकलेस निकाल करके उसे देने लगता है। नेकलेस देख करके तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उठ करके जाने लगती है, जिस पर यूटिन उसे रोक करके कहता है कि मैं मानता हूँ कि कल रात मेरी गलती थी, इसीलिए इस नेकलेस को चुपचाप से ले लो और इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। तो सोही उससे कहती है कि आपको तो माफी भी मांगना नहीं आता है और वैसे भी मैं इतने महंगे गिफ्ट के लायक नहीं हूँ, इसीलिए आप अपना गिफ्ट अपने पास ही रखिए। तो यूटिन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि यान तुम्हारी पोजीशन ले रही है क्योंकि उसके पीछे वांग का हाथ है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यान का नामो निशान तक मिटा दूंगा। तो सोही कहती है कि आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी कुछ आपको दिया है उसकी कोई भी कीमत आपकी नजरों में नहीं है, पर इससे ज्यादा मेरे पास में और कुछ भी नहीं है। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ यूटिन सोचने लग जाता है कि मैंने तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली थी, फिर उसने मेरा गिफ्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। इधर सोही जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचती तो रास्ते में उसे वांग और यान दोनों ही मिल जाते हैं, जो कि उसे मिलकर के काफी ज्यादा परेशान करने लगते हैं। पर सोही उनसे उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उनसे बहस नहीं करती और वो वहाँ से चली जाती है। इधर यूटिन अपने असिस्टेंट से कहता है कि लगता है कि नेकलेस तुमने अच्छे से पसंद करके नहीं लाया था, इसीलिए सोही ने इसे नहीं लिया। क्या तुम मुझे और भी कुछ बता सकती हो जो कि लड़कियों को पसंद आता हो। जिस पर असिस्टेंट उसे तरह तरह के आइडियाज बताने लगता है, पर जैसा कि यूटिन एक बहुत ही रूड और एरोगेंट टाइप का पर्सन था, इसीलिए उसे क्यूट आइडियाज पसंद नहीं आते हैं और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वापस से इसी नेकलेस को पैक करके सोही को भिजवा दो। दूसरी तरफ यान सोही के पास जाकर के उससे कहने लग जाती कि अब तुम मुझसे जूनियर पोस्ट पर आ गई हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि फाइनेंशियल न्यूज का टेलीकास्ट शुरू होने वाला है, जिसकी एंकर मैं हूँ। तो सोही कहती कि एक लाइव टेलीकास्ट है तो बेहतर ये हुआ कि तुम इतनी बकवास करने की बजाय थोड़ी सी स्क्रिप्ट पढ़ लो। जिस पर वो कहती कि तुमने मुझे अपने जैसा समझ रखा है क्या, मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ। इतना कह करके वो उसका स्क्रिप्ट फेंक देती है। तभी वहाँ पर यूटिन का गार्ड आता है और पूछता है कि मिस सोही कौन है, और वो सोही को यूटिन का भिजवाया और नेकलेस देकर के चला जाता है। जिस पर यान उसके हाथों से वो नेकलेस लेकर के कहती कि सच सच बताओ कि तुम्हें किसने दिया है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे वांग को फंसाने की कोशिश कर रही हो, पर मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। भले ही तुमने इतना महंगा नेकलेस वांग से खरीदवा लिया हो, पर वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगा। जिस पर सोही कहती कि वांग ने मुझे फ्लावर्स भिजवाया था, पर मैंने मौके पर ही उसे वापस करवा दिया था, इसीलिए यहाँ पर फालतू तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर वांग की वाइफ आकर के सोही को एक थप्पड़ मारते हुए कहती कि तुम वही औरत हो ना जो कि मेरे हस्बैंड को फंसा रही है। ये सुनते ही यान आग में घी डालने का काम करती है और फौरन से वो नेकलेस उन्हें दे देती है और कहने लग जाती कि आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे तो ये लगता है कि वांग ने ये गिफ्ट इसे दिया है क्योंकि इतना महंगा नेकलेस तो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। जिस पर सोही कहती कि मिसेस वांग आप एक बहुत ही समझदार लेडी है, मेरे कहने पर आप एक बार कॉल करके इस नेकलेस का सारा डिटेल निकलवा लीजिए ताकि सच्चाई आपके सामने आ जाए। जिस पर वो उसकी बात मान करके कॉल करके उस नेकलेस के बारे में पता करने लगती है। वहीं सोही यान से कहती है क्या मैं तुम्हारे और वांग के रिश्ते के बारे में उन्हें सब कुछ बता दूं। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो भविष्य में मेरे साथ में उलझने की कोशिश मत करना। तभी वहाँ पर मिसेस वांग आकर के सोही से माफी मांगते हुए उसका नेकलेस वापस कर देती है और कहती कि लगता है कि मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यान की करतूतों के बारे में यूटिन को सब कुछ पता चल जाता है, जहाँ वो रैंक से मिल करके वांग को बर्बाद करने की बात करने लगता है। जिस पर रैंक कहता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हें किसी को इतना सीरियस लेते हुए नहीं देखा था। कहीं तुम उस लड़की के चक्कर में तो ये सब नहीं कर रहे हो। तो यूटिन कहता है कि तुम ये सब करोगे भी या नहीं, मुझे साफ साफ बता दो। तो रैंक कहता है कि ऑफकोर्स मैं सब कुछ करूंगा और मुझे इसके बदले कुछ चाहिए भी नहीं, बस मुझे जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम मेरी मदद कर देना। लेकिन मैं एक बात जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर तुम्हारा सोही के साथ में क्या रिश्ता है। इस बात का यूटिन कोई भी जवाब नहीं देता है। जहाँ रैंक उसके हाथ से ड्रिंक लेकर के पीता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में यूटिन सोचता है कि मैं सोही के बारे में जितना ज्यादा सोच रहा हूँ उतना ही मैं उलझता जा रहा हूँ। वही न्यूज टेलीकास्ट का समय हो जाता है, पर यान का कोई भी अता पता नहीं था। तभी वहाँ पर चैन भागता हुआ आता है और यान के बारे में पूछने लगता है, पर वो तो गायब थी। इसीलिए वो सोही से चलने के लिए कहता है और वो उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगता है कि इस पोस्ट पर तो तुम पहले से थी, अब तुम्हें इसे संभाल सकती हो। अब ऐसी सिचुएशन देख करके सोही उस न्यूज का लाइव टेलीकास्ट बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है, जहाँ टीवी पर यूटिन उसे देख करके काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि फाइनली उसकी पोजीशन उसे वापस
मिल गई थी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर के बताता है कि मैंने आपके कहे अनुसार सब कुछ कर दिया है। ये सुनकर के वो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारा बोनस आज से 2 गुना कर दिया है। ये सुनकर के असिस्टेंट सोचता है कि बॉस का मूड तो पूरी तरीके से सोही के कंट्रोल में, कभी अच्छा तो कभी खराब। इधर सोही उस लाइव टेलीकास्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दी थी, जिसके लिए उसका बॉस क्लैपिंग करते हुए उसकी तारीफें करने लगता है। तभी वहाँ पर यान आती है और उस पर हमला कर देती है, पर गार्ड्स उसे मौके पर पकड़ लेते हैं, जिस पर वो उसके ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहने लग जाती है कि इसने जानबूझकर के मेरा फेस खराब करवाया है ताकि ये मेरी जगह ले सके, क्योंकि मुझे पता है कि इसके पीछे जरूर किसी पावरफुल पर्सन का हाथ है। ये इतनी भी दूध की धुली हुई नहीं है, वरना इतनी आसानी से इसके सारे कर्जदार कहाँ गायब हो गए और इसे इसकी पोजीशन में मिल गई। ये सब सुनकर के सोही सोचती कि मुझे पूरा यकीन है कि यूटिन ने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि वो किसी लड़की के साथ में ऐसा भयानक काम नहीं कर सकता है। उसका बॉस सोही से कहता है कि देखो, अगर ये बात बाहर निकली तो तुम्हारी रेपुटेशन फिर से खराब हो जाएगी, वरना तुम सबको सच बता दो। तो सोही उससे कहती कि आप तो मुझे इतने सालों से जानते कि मैं ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती हूँ। जहाँ यान अपने बॉस से कहती कि अगर आपने इसे फौरन से नौकरी से नहीं निकाला तो मैं पुलिस को बुला करके यहाँ पर तमाशा खड़ी कर दूंगी। ये सुनकर के चैन सोही से कहता है कि अगर तुम जानते हो कि इन सब के पीछे किसका हाथ है तो प्लीज उसका नाम बता दो, वरना हमारे टीवी न्यूज की बदनामी फैल जाएगी। इस बात पर सोही सोचने लग जाती कि अगर इन सब मामलों में यूटिन इन्वॉल्व है तो मुझे इस जॉब को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि मैं उसकी इमेज खराब नहीं होने दे सकती। और यही सोच करके वो वहाँ पर रिजाइन देने की बात कर देती है, पर तब तक वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और मोबाइल में वो वीडियो दिखाने लगता है जिसमें यान वांग के सामने गिड़गिड़ा रही होती है और उससे कहती कि अब से मैं सोही को परेशान नहीं करूंगी। जिस पर वांग उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने किसे नाराज कर दिया है, आज तुम्हारी वजह से मुझे कितना बड़ा लॉस हुआ है, तुम्हें तो इसका सबक मिलना ही चाहिए। इतना कह करके वही उसका फेस खराब कर दिया था जिसका इल्जाम वो सोही के ऊपर लगा रही थी। वो सबूत देकर के गार्ड्स उसे पकड़ करके बाहर फेंक देते हैं। यहाँ पर सोही सोचती कि चलो ये तो अच्छी बात है कि यूटिन ने इन सब मामलों में मेरी कोई भी मदद नहीं की है। तभी असिस्टेंट उसे यूटिन की तरफ से एक पार्टी का इनविटेशन देकर के उसे आने के लिए कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सोही जब घर जाती है तो वो यूटिन से पूछती है अगर आप ऐसे पब्लिकली मुझे लेकर के घूमते रहेंगे तो इससे आपकी इमेज पर बुरा असर पड़ सकता है। तो यूटिन कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो और इसीलिए हमें अपने रिश्ते को पब्लिक नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें मेरे साथ चलने में शर्म आती है या फिर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? तो सोही कहती कि आप इतने सीरियस कब से होने लग गए, आप तो सिर्फ मेरे साथ में खेल रहे हैं। इस बात पर यूटिन काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सोही सोचती कि मैं भी आपके साथ में रहना चाहती हूँ, पर शायद ये मेरा एक सपना है। अब उस पार्टी में जाती है जहाँ गार्ड्स उसे बाहर ही रोक लेते हैं और कहती है कि फेक इन्विटेशन है इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकती हो, ये नकली कार्ड लेकर के कहीं और चली जाओ। इतना कह करके उसे धक्का दे देते हैं। तभी वहाँ पर रैंक आकर के उसे पकड़ लेता है और वो गार्ड से कहता है कि मेरे पास VIP कार्ड है, तो क्या तुम इसे भी नकली कहोगे? जिस पर गार्ड कहता है कि नहीं। जिस पर रैंक कहता है कि सोही एक फेमस एंकर है, क्या तुम इसे नहीं जानते हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसके साथ में ऐसा व्यवहार करने की? ये सुनकर के गार्ड्स उसके सामने माफी मांगने लगते हैं, जिसके बाद में रैंक उसे बहुत प्यार से अपने साथ अंदर लेकर के जाता है, जिसके लिए सोही उसे धन्यवाद करती। तो रैंक उससे पूछता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि यूटिन ने तुम्हें एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था, फिर तुमने उसे क्यों नहीं पहना? तो सोही कहती कि आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो रैंक कहता है कि अब मेरे सामने नाटक करना बंद भी कर दो। उसने सिर्फ तुम्हारे लिए पूरे टाइम न्यूज को उथल पुथल करके रख दिया, जिसमें कितने लोग बर्बाद हो गए। सच कहूं तो मैंने उसे इस रूप में पहली बार देखा है। तो सोही कहती कि आपकी नजरों में वो कैसे इंसान है? तो रैंक उसे बताता है कि मैंने उसे कभी भी किसी लड़की के साथ में नहीं देखा है और ना ही उसने किसी लड़की की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया है। वो तो बस अपने काम पर ज्यादातर फोकस करने वाला लड़का है। पर शक तो मुझे तब हुआ जब वो सीक्रेट तरीके से तुम्हारी मदद की जा रहा था। ये सब देख करके मुझे लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। ये सुनकर के सोही के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती। तो रैंक कहता है कि वैसे तुम्हारे चीक्स रेड हो रहे हैं। तभी वहाँ पर यूटिन आता है और इन्हें साथ देख करके तो उसे गुस्से और जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उसका हाथ पकड़ करके उसे वहाँ से उठा देता है और उससे कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम्हें इसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। इतना कह करके वो सबके सामने सोही को इंट्रोड्यूस करवाते हुए उसके अपने रिश्ते के बारे में अनाउंस करने वाला होता है, पर तब तक सोही उसे रोक लेती है और बात को बदल देती है। जहाँ रैंक भी कहाँ कम था, वो सबके सामने कहने लग जाता है कि मैं और सोही लंबे समय से दोस्त हैं, पर अभी मुझे काफी पसंद आने लगी, जल्दी मेरी फैमिली में शामिल होने वाली है। ये सब सुनकर के सोही सोचती कि आखिर दोनों करना क्या चाहते हैं और वो उन दोनों से फौरन से अपना हाथ छुड़ा करके चुपचाप से वहाँ पर बैठ जाती है। जहाँ यूटिन काफी गुस्से से रैंक से कहता है कि आखिर ये सब का मतलब क्या है? तो रैंक कहता है कि जैसे तुमने सबके सामने सोही को इंट्रोड्यूस करवाया, वैसे ही मैंने सोही के सामने अपनी फीलिंग बयां की। इसमें खराबी क्या है? वैसे पूरा हांगकांग जानता है कि तुम्हें किसी भी लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊं? मैं सोही को बहुत पसंद करता हूँ। अब ये सब होने के बाद में रैंक जब वापस जाने लगता है तो यूटिन उसे रोक करके कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि सोही से तुम दूर रहो, आग से खेलने की कोशिश मत करो। ये सुनकर के रैंक हंसते हुए कहता है कि तुम कब से एक लड़की के चक्कर में परेशान होने लग गए? वैसे सच कहूँ तो वो लड़की सबसे अलग है, उसके पास रहने पर मुझे पॉजिटिव वाइब मिलती है। वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल गर्ल है। जिस पर यूटिन उससे
गुस्से से कहता है कि क्या मैं तुम्हें मजाक के मूड में लग रहा हूँ। तो रैंग उससे कहता है कि यूटिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं उस लड़की को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ, मैं उसे बहुत ही ज्यादा लाइक करने लग गया हूँ। जिस पर यूटिन कहता है कि लाइक का मतलब तुम्हारे लिए क्या होता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके साथ खेल सकते हो, वो कोई ऐसी लड़की नहीं जिसके साथ में तुम खेल सको। तो वो कहता है कि मैं उसे अपना नाम दे सकता हूँ, मैं उसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम क्या ये सब कर सकते हो। तो यूटिन उससे कहता है कि लगता है कि तुम भूल गए कि तुम किन परिवार के इकलौते उत्तराधिकारी हो, क्या तुम्हारे फैमिली वाले इस बात के लिए मानेंगे। जिस पर रैंग कहता है कि क्या फर्क पड़ता है कि मैं किन परिवार का उत्तराधिकारी हूँ, नहीं चाहिए मुझे ऐसी उपाधि। देखो सोही एक बहुत ही अलग टाइप की लड़की है, वो मुझे बहुत ही ज्यादा समझती है। जिस पर यूटिन कहता है कि तुम तो उसे सिर्फ 2 ही बार मिले हो, फिर वो तुम्हें कब से समझने लग गई। जिस पर रैंग कहता है कि अगर तुम एक सही इंसान से एक बार ही मिले तो वो भी काफी है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ यूटिन सोचने लग जाता है कि सोही तुम तो मुझसे कई बार मिल चुकी हो, फिर तुम अभी तक मेरी फीलिंग को क्यों नहीं समझ पाई। अब इसी बात को लेकर के यूटिन काफी डिस्टर्ब होकर के घर जाकर के बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ पर सोही आती है और कहती है कि मिस्टर यूटिन आप इतनी लेट नाइट ड्रिंक क्यों कर रहे हैं। तो यूटिन कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे मिस्टर यूटिन मत कहना, फिर भी तुम मुझे बार बार इसी नाम से क्यों बुलाती रहती हो, क्या तुम मुझे खुद से दूर रखने की कोशिश कर रही हो। तो सोही देखती कि यूटिन काफी गुस्से में है, इसीलिए वो उससे कहती कि आखिर आप इतनी रात में ड्रिंक क्यों कर रहे हैं। जिस पर वो उससे कहता है कि बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, पर सोही उसे अकेला नहीं छोड़ती और आगे बढ़ करके उसे शांत करने के लिए किस करती है और बहुत प्यार से कहती कि आपको आराम करना चाहिए। जिस पर वो उससे पूछता है कि आज तुमने मुझे पार्टी में अपने रिश्ते के बारे में बताने से क्यों रोका। तो सोही कहती कि हमारा रिश्ता इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है और वैसे भी आपको जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया है, फिर आप ये सब क्यों करना चाहते हैं। जिस पर यूटिन कहता है कि फिर क्या तुम यान जैसी बन करके मुझे सर्व करते रहना चाहती हो, क्या तुम्हें ऐसा ही रिश्ता पसंद है, क्या तुमने मुझे वांग समझ करके रखा है। जिस पर सोही कहती है पर आपने पहली बार तो मुझे ऐसे ही अप्रोच किया था। ये सुनकर के वो उसे छोड़ देता है। तो सोही कहती कि मैं यान की जैसी नहीं हूँ और ना ही उसकी तरह बनना चाहती हूँ। और यहाँ पर वो सोचने लग जाती कि मैंने आपको जब से पहली बार देखा था तब से मैं आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी और अब तो मैं आपसे प्यार भी करने लग गई हूँ। और यहाँ पर वो यूटिन को काफी ज्यादा गुस्से में परेशान देख करके उसे फौरन से ड्रिंक देने लगती है। जिस पर वो उससे कहता है कि तुम्हारे लिप्स बहुत ही ज्यादा मीठे हैं, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि रैंग ने मुझसे कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर के वो पीछे हट जाती है और कहती कि लगता है कि उन्होंने कोई मजाक किया होगा, क्योंकि उनकी लाइफ में लड़कियों की कोई भी कमी नहीं, भला वो मुझसे शादी क्यों करेंगे। तो यूटिन उससे पूछता है कि क्या तुमने उससे शादी के बारे में कभी भी नहीं सोचा। तो वो कहती कि मैं मूर्खों वाले सपने नहीं देखती हूँ और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं हर किसी के साथ में बहुत अच्छे से बात करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे शादी करने के सपने देखने लगूंगी। इतने पर यूटिन उसे गोद में उठा लेता है और एक प्यारी सी किस कर बैठता है, जहाँ वो उसे अपने साथ रूम में ले जाकर के उससे कहने लग जाता है कि इन फ्यूचर कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा हमेशा ही साथ दूंगा, प्लीज तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जिस पर सोही कहती कि ठीक है। तो वो कहता है कि फिर तुम मुझे कभी भी छोड़ करके मत जाना। और यहाँ पर यूटिन को देख करके साफ पता चल रहा होता है कि वो सोही के प्यार में पागल हो गया था, पर उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। सुबह सोही जब उठती तो मेड उसे बताते हैं कि यूटिन बिजनेस के सिलसिले में लंदन गए। अब पूरा दिन बीतने के बाद भी यूटिन उसका फोन रिसीव नहीं करता है। इस बात से वो काफी परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर रैंग उसके लिए उसका फेवरेट फूड लेकर के आता है। अपने पसंदीदा खाने का नाम सुन करके तो वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि इसे मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता चल गया। जहाँ रैंग उससे पूछता है कि क्या तुम यूटिन के लिए परेशान हो, क्या वो तुम्हें बता करके नहीं गया है और वो तुम्हारा फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। तो सोही कहती है कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो अपने काम में बिजी हो। ये सुनकर के रैंग कहता है कि काश कि तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। सोही उसे उसके लिए लंच लाने के लिए धन्यवाद करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे चक्कर आने लगता है, जिस पर रैंग उसे फौरन से पकड़ता है और जब उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सोही को तो बहुत तेज फीवर है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। जहाँ मेडिसिन देने के बाद भी सोही नींद में भी यूटिन का ही नाम लिए जा रही थी। ये सुनकर के रैंग कहता है कमाल की बात है कि नींद में भी उसी का नाम लिए जा रही है, जरूर यूटिन के अंदर कोई ऐसी बात है कि जो कि उसे भूल नहीं पा रही है। तभी सोही के मोबाइल पर यूटिन की कॉल आती तो रैंग उसे रिसीव करता है और कहता है कि सोही मेरे साथ होटल में है। ये सुनकर के यूटिन कहता है कि आखिर तुम उसके साथ में क्या कर रहे हो, वो मेरी वुमन है। तो रैंग कहता है कि तुम्हें तो मुझे थैंक्स करना चाहिए कि मैं तुम्हारी जगह यहाँ पर सोही के साथ में हूँ। चलो तुम ऐसे ही विदेश यात्रा पर जाते रहना ताकि मुझे कुछ टाइम सोही के साथ में मिल पाए। इतना कह करके वो कॉल काट देता है। ये सब सुनकर के तो यूटिन के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो कहता है कि इस रैंग ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि आप जा करके अपने दिल की बात सोही से क्यों नहीं बता देते, ऐसे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वो कहता है कि अभी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा वापस जाने का फ्लाइट बुक कर दो और तुम मेरी जगह पर यहाँ रह करके सब कुछ हैंडल करो। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि पर मैं आपकी जगह रह करके कैसे काम कर सकता हूँ। तो यूटिन कहता है कि अगर तुम नहीं कर सकते तो जल्दी ही जॉब से रिजाइन कर देना। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस तो पूरी तरीके से सोही के प्यार में पागल होते जा रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वहीं यूटिन सीधा पहुंच करके रैंग को एक पंच मार देता है। जिस पर रैंग कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो। तो उसे पूछता है कि सोही कहाँ है। तो रैंग कहता है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी क्योंकि अब वो मेरी हो चुकी है। जिस पर यूटिन कहता है कि होश में रह करके मुझसे बात
बात करो वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इतना कह करके वो अंदर जाने लगता है तो रैंग कहता है कि अब हम जल्दी शादी करने वाले हैं। तो यूटिन कहता है कि मुझे सोही पर पूरा विश्वास है। इतना कह करके वो अंदर चला जाता है जहाँ वो देखता है कि सोही की तबीयत काफी खराब होती है। ये देख करके रैंग से वो कहने लग जाता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझसे ऐसा मजाक करने में। तो रैंग कहता है कि तुम्हें तो खुद भी भरोसा नहीं है सोही पर। जहाँ सोही यूटिन से पूछती कि आप कहाँ चले गए थे अचानक से, आप मुझे इतने थके हुए से क्यों लग रहे हैं। ये सुनकर के रैंग उससे कहता है कि तुम बाहर आखिर गए ही क्यों थे, क्या तुम ही उन छोटे बिजनेसमैन और सेल्स होल्डर को बर्बाद कर रहे हो जिनमें से एक वांग भी था जिनका सोही के साथ में विवाद चल रहा है। चूंकि सोही एक एंकर है तो तुम उसके विवाद में कैसे पड़ सकते हो, और तुम एक लड़की के लिए उन्हें बर्बाद कर रहे हो जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। अगर ये बात बाहर आ गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस पर यूटिन कहता है कि मेरा मैटर है, जो भी कुछ होगा इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँगा। तो रैंग कहता है कि मुझे लगता था कि सोही की थिंकिंग तुम्हारे लिए एक न एक दिन चेंज हो जाएगी और वो मेरे बारे में सोचेगी, पर यहाँ पर तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है जहाँ सोही उससे पूछती कि आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। तो यूटिन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है, मैंने जो भी कुछ किया है सिर्फ अपने वो ग्रुप के लिए किया है, क्योंकि वो लोग कचरे के समान थे और कचरा साफ करना बहुत जरूरी था। और यहाँ पर वो सोचता है कि माफ करना, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। सोही भी सोचती कि लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। तभी एक आदमी इन दोनों की फोटोज क्लिक करके वहाँ से चला जाता है। चूंकि उस आदमी को यूटिन के दादाजी ने भेजा था इसीलिए उन्हें इन दोनों के बारे में पता चल जाता है। अब जब सोही घर जा रही होती तभी वहाँ पर यूटिन के दादाजी आ जाते हैं और उसे बताते कि मैं यूटिन का ग्रैंडफादर हूँ। मैंने सुना है कि तुम मेरे पोते के साथ में रह रही हो, पर तुम जितनी जल्दी हो सके उसकी जिंदगी से निकल जाओ क्योंकि तुम हमारे हुआ फैमिली की बहू बनने के लायक नहीं हो। जिस पर सोही कहती कि मैं जानती हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मिस्टर यूटिन जब भी मुझसे कहेंगे मैं उनकी लाइफ से निकल जाऊंगी। जिस पर दादाजी उसे चेक देने लगते हैं पर सोही उस चेक को लेने से मना कर देती है और कहती कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यूटिन ने मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ दे दिया है। ये सुनकर के दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। अब दादाजी यूटिन के पास जाकर के कहते कि इन 3 दिनों में तुमने पूरे हांगकांग में तबाही मचा दी। जरा सोचो कि तुम एक लड़की के चक्कर में इतने पागल हो गए कि तुम्हें सही और गलत में कोई भी फर्क नहीं नजर आ रहा है। जिस पर यूटिन कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप सोही को किसी भी चीज के लिए मजबूर मत करिएगा। तो वो कहते कि उसकी इतनी औकात नहीं कि जो कि मैं उसके पास जाकर के बात करूंगा। तो वो कहता है कि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप जरूर उसके पास जाकर के मुझे छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे होंगे, पर मैं खुद जाकर के उससे इस बारे में बात करूंगा। जहाँ सोही बस उसका घर छोड़ करके जा ही रही होती है पर तब तक वहाँ पर यूटिन पहुंच जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे दादाजी की वजह से मुझे छोड़ रही हो। तो वो कहती है कि हाँ। जिस पर वो उससे कहता है कि तुमने हमारे फ्यूचर के बारे में कभी भी नहीं सोचा है। तो सोही कहती है कैसा फ्यूचर, मैं बस एक ऐसी लड़की हूँ आपके लिए जिसे आप अपने मनोरंजन के लिए यूज कर रहे हैं और जब आपका मन भर जाएगा तो मुझे छोड़ देंगे। ये सुनकर के यूटिन कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतना घटिया इंसान समझती हो। यहाँ पर वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर सोही उसकी एक बात नहीं सुनती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट भागता हुआ आता है और बताता है कि घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के हंगामा मचा रहे हैं और उन्होंने घर में आग भी लगा दी, हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वो कहता है कि पहले तुम सोही को सही सलामत यहाँ से ले जाओ। तो असिस्टेंट कहता है कि पर यहाँ पर तो एक ही कार है। जिस पर सोही उसका हाथ पकड़ करके कहती कि हम साथ में चलेंगे, पर यूटिन उसे खतरे में नहीं डालना चाहता था क्योंकि लोग यूटिन के दुश्मन बन चुके थे। अगर उन्होंने सोही के साथ में उसे देख लिया तो सोही भी खतरे में पड़ जाती, इसीलिए वो उसे बेहोश कर देता है। सोही जब होश में आती है तो वो असिस्टेंट से पूछती कि यूटिन कहाँ है। तो असिस्टेंट कहता है कि उन्होंने आपको सही सलामत बाहर निकाल दिया है और उन्होंने कहा है कि आप भविष्य में उनसे कभी भी कांटेक्ट मत करिएगा। ये सुनकर के तो सोही जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। इधर यूटिन के दादाजी कहते कि नालायक है कि अगर आज मैंने तुम्हें सही समय पर घर से बाहर नहीं निकलवाया होता तो तुम वहीं पर मर गए होते। क्या वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है जो तुम उसे बचाने के लिए खुद मरने के लिए तैयार हो गए। जिस पर यूटिन कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर के तो उसके दादाजी फायर हो जाते हैं और उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे सामने अपनी आशिकी फरमा रहे हो। और यहाँ पर वो उसे घुटनों पर बैठने के लिए कहते हैं जहाँ वो उसे अपनी छड़ी से मारने ही वाले होते हैं। तब तक वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और बताता है कि बॉस ने सोही के साथ में पहले अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। ये सुनकर के उसके दादाजी कहते हैं कि वो लड़की कहाँ है। जिस पर यूटिन असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी हमारे बीच में बोलने की। जिस पर दादाजी कहते कि अगर ये बात झूठ निकली तो तुम सोच भी नहीं सकते, मैं उस लड़की को दुनिया के नक्शे से गायब करवा दूंगा। ये सुनते ही यूटिन कहता है कि दादाजी प्लीज आप उसके साथ में कुछ भी मत करिएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। इधर सोही न्यूज में देखती कि यूटिन ने कह दिया होता है कि उसका सोही के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर के सोही को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और वो बैठ करके बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। तभी वहाँ पर रैंग आता है और उसे इतनी बुरी हालत में देख करके बताता है कि यूटिन बिल्कुल ठीक है, उसे सही समय पर घर से बाहर निकाल दिया गया था। पर क्या मैं तुमसे ये बात जान सकता हूँ कि तुम तो यूटिन के साथ में सिर्फ उसके अप्रोच की वजह से थी, तुम दोनों के बीच में प्यार का रिश्ता तो था नहीं, फिर तुम इतनी तकलीफ में क्यों हो। इस बात पर सोही उसे बताती कि मैं पिछले 10 साल से यूटिन को चाहती हूँ, तब से लेकर के आज तक मैंने उसकी फोटो अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा रखी है और मैं उसे रोज देखती हूँ और आज उन्हीं की वजह से मैं पढ़ लिख पाई हूँ और यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो वो पूछता है क्या ये बात यूटिन जानता है। तो वो कहती कि भला वो ये बात कैसे समझ सकते हैं, मैं तो बस उनके लिए खिलौने के समान हूँ। इतना कह करके वो बेहोश हो जाती है। जिस पर रैंग उसे फौरन से पकड़ता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिल पाया, उल्टा मैं जरूर तुम्हारे प्यार में बर्बाद होता जा रहा हूँ।
इतना कह करके जब वो उसे घर लेकर के जाता है तो वो देखता है कि दादाजी के भेजे गए गुंडे सोई को मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, इसीलिए वो उसका फेस छुपा लेता है। गुंडे जब वहाँ से चले जाते हैं तो वो फौरन से यूटिन को कॉल करके बुलाता है, जिस पर यूटिन पागलों की तरह भागता हुआ वहाँ पर पहुँचता है और उसे पूछता है कि तुमने उसके साथ में क्या किया। तो रैंक कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी इमेज एक प्ले बॉय की तरह है, पर मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जो कि किसी का फायदा उठाऊंगा। तुम्हारे दादाजी के भेजे गए आदमी सोही को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, अगर जल्दी तुमने इस मामले को नहीं सुलझाया तो सोही की जान खतरे में पड़ जाएगी। तो यूटिन कहता है कि पर दादाजी ने मुझसे वादा किया था कि वो सोही को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जिस पर रैंक कहता है कि होश में आओ, ऐसे तुम्हारे फादर भी तुम्हारे इनोसेंट मदर के प्यार में पड़ गए थे और उन्होंने दादाजी के खिलाफ जाकर के उनसे शादी कर ली थी, पर हुआ क्या, उन दोनों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई, जिसकी वजह से उन दोनों ने अपनी जान दे दी। जब तुम्हारे माता पिता इस बात से नहीं बच पाए तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? तो यूटिन कहता है कि बकवास करना बंद करो, जिस पर रैंक कहता है कि तुम वही घटना दोबारा से दोहराने जा रहे हो। तुम्हारा बढ़ता हुआ प्यार सोही के लिए खतरनाक है, इसीलिए सही समय पर सही फैसला लो। कुछ देर के बाद में यूटिन सोही के पास जाकर के बैठ जाता है, पर सोही तो उसका नाम लेते हुए अचानक से उठ जाती है और उसे फौरन से गले से लगा लेती है और उसे कहने लग जाती है कि मैंने सोचा था कि मैं आपको कभी भी नहीं देख पाऊंगी। तो यूटिन कहता है कि अब से तुम यही समझो कि मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ, चूंकि तुम मेरी वुमेन रह चुकी हो, पर अब मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहता हूँ, इसीलिए इस रिश्ते का अंत करना बहुत जरूरी है। इतना कह करके उसे 100 मिलियन का चेक देते हुए कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि इतने पैसे तुम्हारे लिए काफी होंगे। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है, पर इस बात से सोही को बहुत ही ज्यादा दुख पहुँचता है और वो उस चेक को फाड़ करके फेंक देती है। अगले दिन डेजी की एंट्री होती है, जिसे यूटिन के दादाजी ने उससे शादी करने के लिए चूज किया था, जो कि यूटिन से मिलने के लिए जाती है। तो यूटिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो डेजी कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे दादाजी के कहने पर आई हूँ, मैं मानती हूँ कि हमारी शादी एक बिजनेस मैरिज है, पर ये शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो यूटिन कहता है कि जब तुम इतनी क्लियर तरीके से बात करना पसंद करती तो मैं भी तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी और को चाहता हूँ। जिस पर वो कहती है कि फिर ठीक है, मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते कि यूटिन से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है और वो सोही के ऑफिस डिलीवरी बॉय बनकर के चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके दादाजी को ये बात पता चले। जहाँ वो सोही को दूर से देख करके चैन को फूट दे करके वहाँ से जाने लगता है, पर सोही उसे पीछे से देख करके पहचान जाती है और उसके पीछे दौड़ पड़ती है, पर तभी रास्ते में उसे डेजी रोक लेती है और बताती है कि मैं यूटिन की होने वाली फियांसी हूँ। उसे देख करके यूटिन भी रुक जाता है। जहाँ सोही कहती कि भला तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों चली आई? तो वो कहती कि मैं बस यहाँ पर यही बताने आई हूँ कि तुम मेरी यूटिन से दूर रहो। तो वो कहती कि हमारा पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। तो डेजी कहती कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने यूटिन का दिया हुआ चेक अभी तक यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि तुम अभी भी उसे पाने की आस में हो। तो सोही कहती कि लगता है कि तुम यूटिन की काफी करीब हो गई हो, तभी तो उसने तुम्हें चेक वाली बात तक बता दी। जिस पर वो कहती कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। इतना कह करके उसे 10 मिलियन का चेक देते हुए कहती कि अब तो तुम दफा हो जाओ। तो सोही कहती कि अगर मैं मना कर दूं तो तुम क्या कर लोगी? जिस पर डेजी कहती कि लगता है कि तुम एक ऐसे आदमी के प्यार में पड़ गई हो जो कि तुम्हें अपने साथ सोने के लिए पैसे देता है। तो सोही कहती कि लगता है कि तुम अभी तक यूटिन को समझ नहीं पाई हो। ये सुनकर के वो भड़क जाती है और कहती कि लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई है। इतना कह करके उसके ऊपर हाथ उठा लेती है। तभी वहाँ पर यूटिन आकर के उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ से चली जाओ। जिस पर डेजी उससे कहने लग जाती है कि मैं तो ये सब तुम्हें पाने के लिए कर रही थी। तो यूटिन कहता है कि मैंने कहा ना यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर के वो वहाँ से चली जाती है। अब यूटिन समझ चुका था कि सोही उसे चाहने लगी, इसीलिए वो उसके दिल में अपने लिए नफरत पैदा करने के लिए उससे उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिससे नाराज होकर के वो वहाँ से जाने लगती। तो वो उसे रोक करके कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एक आखिरी बार तुम मेरे साथ में नाइट स्पेंड करो। इस बात से सोही गुस्सा हो जाती है और कहती कि ठीक है, अगर आपने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया है और मुझे हमेशा ही पैसों से खरीदना चाहते तो ठीक है, मेरे अकाउंट में 100 मिलियन ट्रांसफर कर दीजिए, ये मेरी फीस है। ये सुनकर के यूटिन गुस्सा होकर के उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है और उसे अपने साथ में लेकर के चला जाता है। जहाँ वो उससे कहता है कि अब देख क्या रही हो, मैंने तुम्हारे लिए पैसे पेड किए हैं। ये सुनकर के वो कहती कि मुझे माफ करिए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। पर यूटिन उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे कहने लग जाता है क्यों, क्या मैंने इससे पहले तुम्हें टच नहीं किया है जो तुम ऐसा बिहेव कर रही हो? इतना कह करके उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। फिर वो अचानक से रुक जाता है और सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ मैं उसे इस तरीके से हर्ट कैसे कर सकता हूँ। और वो फौरन से उससे माफी मांगता है। तो वो कहती कि सब मेरी गलती थी, मैं अभी आपके पैसे वापस कर देती हूँ। पर वो उसे रोक देता है और कहता है कि अब बस भी करो, प्लीज मुझे एक बात बताओ कि क्या तुमने मुझसे शादी करने के बारे में कभी भी नहीं सोचा? यहाँ पर यूटिन अपने फीलिंग पर कंट्रोल तो करना चाहता था, पर वो सोही से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था, इसीलिए वो खुद को बुरा इंसान साबित नहीं कर पाता है। यहाँ पर उसकी ऐसी हालत देख कर सोही भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो इतनी दर्द में क्यों है, क्या उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग है? जहाँ यूटिन उसे बहुत प्यार से गले से लगा करके कहता है कि प्लीज उस चेक को लेकर के अपने न्यू लाइफ की शुरुआत करो। तो सोही कहती कि अगर मैंने वो चेक ले लिया तो फिर मैं आपको कभी भी नहीं देख पाऊंगी। तो उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों देखना चाहती हो? जिस पर सोही उससे कहती कि मैं आपको काफी लंबे समय से पसंद करती हूँ। इतना कह करके वो उसे किस कर लेती है। और फिर होना क्या था, यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में नाइट एक्सपेंड करते हैं। अगले दिन यूटिन डेजी को बुला करके उसके बैकग्राउंड के बारे में सारी डिटेल देते हुए कहता है कि तुम पास्ट में क्या क्या कर चुकी हो। इसमें वो सारी चीजें सबूत के साथ में है कि तुमने
कई कंपनियों के साथ में धोखा किया, गबन किया और कितने फ्रॉड्स किए हैं। अगर तुम नहीं चाहती कि सारी चीजें मैं सबके सामने उजागर करूँ तो आगे से कोई भी तमाशा खड़ा मत करना। जिस पर वो कहती कि अगर तुम जाने गए हो कि मैं कैसी लड़की हूँ तो फिर ये भी जान लो कि जो तुम अपने लवर को देखने के लिए डिलीवरी बॉय बन करके गए थे, मैं उस लवर के सर ऐसी जगह फेंकूंगी जिसे तुम ढूंढ तक नहीं पाओगे। तो यूटिन कहता है कि अगर तुमने उसे हाथ में लगा लिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो वो कहती कि इन सब से मैं डरती नहीं हूँ, मुझे जो करना होगा मैं कर डालूंगी। ये सब होने के बाद वो अपने दादाजी के पास जाकर ये कहता है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आप भी उस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर आप मेरी शादी उससे क्यों करवाना चाहते हैं। जिस पर दादाजी कहते कि मैंने जो तय कर दिया वो कर दिया, तुम इसके खिलाफ नहीं जा सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें हो परिवार से बेदखल कर दूंगा। ये सुनकर कि वो सोचता है कि अगर मैं हो परिवार से निकाल दिया गया और मेरे पास में कुछ भी नहीं रहा तब भी क्या सोही मुझसे इतना ही प्यार करेगी। और यही सोचकर कि वो अपने दादाजी के डर से एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यूटिन के एंगेजमेंट का दिन आ जाता है जहाँ सोही भी उसे दूर से खड़ी होकर के देख रही होती है और फिर वहाँ से जाने लगती है, पर डेजी भी उसे देख लेती है और उसके पास जाकर के उसे फिर से बहस करने लगती है। जिसे देख कर के यूटिन आगे बढ़ता है तो रैंग उससे कहता है कि ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, अगर दादाजी ने तुम्हें देख लिया तो सोही खतरे में पड़ जाएगी। इतना कह करके वो खुद सोही के पास चला जाता है जहाँ डेजी यूटिन के पास आकर के कहती है अगर तुम नहीं चाहते हो कि मेरी गार्ड्स तुम्हारे लवर को पीट पीट कर मार डाले तो उसे फौरन से यहाँ से जाने के लिए बोलो। जिस पर यूटिन कहता है कि लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो गई हो। जिस पर वो कहती कि अगर मैं मिसेज यूटिन बनने के लिए थोड़ी सी चालें चल करके तुम्हें इतनी बेशर्म लग रही है तो तुम मुझसे कहीं ज्यादा बेशर्म हो। इधर रैंक सोही की कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा होता है और उसे कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देख करके डेजी कहने लग जाती है कि लगता है कि जल्दी सोही अब रैंक के साथ में रहने वाली है क्योंकि अब तो तुम उसके रहे नहीं, इसलिए रैंक उसका न्यू टारगेट है। ये सब सुनकर के यूटिन सोही के पास जाकर के उसे फौरन से रैंक से दूर करके अपने साथ ले जाता है। जिस पर वो उससे कहने लग जाती है कि आप क्या कर रहे हैं, अब से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, अपनी सगाई के दिन तमाशा खड़ी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर यूटिन उसे क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है कि इसे ले लो और रैंक से कहीं दूर चली जाओ। इस बात पर सोही उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहने लग जाती है कि अफसोस की आज तक आप मुझे समझ नहीं पाए। तो यूटिन उससे कहता है कि हाँ नहीं देख सकता हूँ मैं तुम्हें रैंक के साथ में या फिर किसी और के साथ में, जब भी मैं तुम्हें किसी और के साथ में देखता हूँ मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ और मैं पागल होने लग जाता हूँ। प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि मेरी दुनिया से कहीं दूर चली जाओ ताकि मैं तुम्हें कभी भी न देख पाऊँ। जिस पर सोही उसे फौरन से हक कर लेती है। यहाँ पर साफ दिख रहा होता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे लेकिन अपने हालात के हाथों मजबूर थे। इतने पर वहाँ पर दादाजी आ जाते और उन्हें साथ में देख करके भड़क जाते हैं। पर इससे पहले की बात आगे बढ़ती, रैंक बात को संभालते हुए कहता है कि दादाजी मेरे साथ में आइए, चूंकि मैं और सोही जल्दी शादी करने वाले हैं इसीलिए मेरे साथ मेरे दोस्त की सगाई पर आ गई, इसका यूटिन से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर के दादाजी शांत हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद डेजी सीधा सोही के भाई से मिल करके उसे पैसों का लालच दे करके सोही के खिलाफ भड़का देती है, जहाँ वो उसके साथ में मिल करके सोही का किडनैप कर लेता है। पर इससे पहले की बात और भी ज्यादा बिगड़ पाती और वो दोनों कुछ उसके साथ में कर पाते। वहाँ पर यूटिन पहुंच जाता है, जिसे देख करके जैन कहने लग जाता है कि मैंने ये सब इस डेजी के कहने पर किया है। यूटिन को देख करके डेजी कहने लग जाती है क्या बात है, तुम इस चुड़ैल को बचाने के लिए यहाँ तक पहुँच गए, आखिर तुम इसकी जैसी बाजारू औरत के लिए मुझे कैसे ठुकरा सकते हो। इस बात पर यूटिन उसे एक थप्पड़ लगा देता है और उसका प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा करके कहता है कि जब तुम लंदन में थी तब तो तुम यही सब कर रही थी। इस बात पर वो और भी ज्यादा भड़क जाती है और सोही को जैन से पॉइंट करवा करके यूटिन से जबरदस्ती उसे शादी करने के लिए हाँ बोलने पर मजबूर कर देती है और उसकी बातों को मोबाइल में रिकॉर्ड करके कहती है कि अगर तुमने इस शादी से मना किया तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ सोही उससे कहती है कि आखिर आपने उसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा। तो वो कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती कि मैं उससे शादी करूँ। जिस पर वो उससे कहती है कि आपका दिल भी ये बात जानता है कि आप भी शादी नहीं करना चाहते हैं। जहाँ वो उसे बताता है कि मैं शुरू से ही अकेला रहा हूँ, मुझे मेरे माता पिता का प्यार तक नसीब नहीं हुआ, इसलिए मुझे प्यार जैसी कोई भी चीज पर बिलीव नहीं था। पर जब से तुम मेरी लाइफ में आई तब से मैं बदलने लगा और मैंने अपनी फीलिंग को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की और मैंने तुम्हारे सामने हमेशा ही ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, पर शायद मैं ऐसा करने में नाकामयाब रहा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान हूँ। इस बात पर सोही उसे गले से लगा करके कहती कि बेवकूफ तो मैं थी, मैं जब से आपसे पहली बार मिली थी तभी से मैं आपसे प्यार करने लगी थी। इतने पर तो यूटिन उसे किस कर लेता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के सामने पहली बार अपने प्यार को कन्फेस करते हैं। जिसके बाद यूटिन अपने दादाजी के पास जाकर के डेजी के खिलाफ सारे सबूत दे देता है, जिसमें उसके बॉयफ्रेंड की फोटो से लेकर के डेजी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट तक होती है, जिसे देख करके तो उनके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रह जाता है और वो डेजी को डांटते हुए घर से बाहर निकल जाने के लिए कहते हैं। अब डेजी का कारनामा सबके सामने आ चुका था और उसके पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में दादाजी कहते हैं कि भले डेजी एक अच्छी लड़की नहीं थी पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोही से शादी कर लोगे। तो वो कहता है कि आखिर क्यों, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। जिस पर दादाजी कहते कि तुम्हारे लिए अच्छी होने का क्या पैमाना है, जो लड़की पैसों के लिए तुम्हारे बिस्तर पर चढ़ गई वो अच्छी कैसे हो सकती है। आज वो तुम्हारे साथ में, कल वो किसी और के साथ में होगी। तो यूटिन कहता है कि मैं मानता हूँ कि हमारा मिलना एक गलत तरीके से हुआ था पर वो गलत लड़की नहीं है, वो
उससे बहुत प्यार करती है। तो दादाजी कहते हैं कि आज तुम सड़क पे आ जाओ और भिखारी बन जाओ, फिर मैं देखता हूँ कि वो तुमसे कितना प्यार करेगी। और अगर तुम मेरे साथ में विद्रोही करना चाहते हो तो मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, या तो उस लड़की को छोड़ दो या फिर हुओ परिवार की संपत्ति छोड़ दो। ये सुनते ही यूटिन फौरन से हुओ परिवार को छोड़ने का फैसला कर लेता है और सब कुछ दादाजी के हवाले करते हुए वहाँ से चला जाता है। जहाँ असिस्टेंट उससे कहता है कि बॉस अब आप क्या करेंगे, आपके पास में तो पैसे भी नहीं और भला आपको जॉब देने की कौन हिम्मत कर सकता है, क्योंकि आप तो हुओ परिवार के प्रिंस हैं। इतना कह करके वो उसे वही घड़ी देने लगता है जो कि यूटिन ने उसे गिफ्ट किया था और वो उससे कहता है कि शायद ये आपके काम आ जाए। तो यूटिन कहता है कि मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर सोई आती है और असिस्टेंट की इतनी केयर देख करके उसे धन्यवाद करती है। जहाँ अब यूटिन एक डिलीवरी बॉय की जॉब करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ में काफी खुश होते हैं। पर लोग इतने बड़े आदमी को डिलीवरी बॉय की जॉब करते हुए देख करके उसका मजाक बनाने लगते हैं, पर सोई उन्हें मुंहतोड़ जवाब देती है और यूटिन को पूरा सपोर्ट करती है। जहाँ वो उससे कहती है कि आपको ये जॉब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो कहता है क्या तुम्हें मेरी जॉब छोटी लगती है, पर मेरी नजर में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। ये सुनकर के सोई कहती है कि आप ठीक कह रहे हैं। जिसके बाद रैंक यूटिन के पास आता है, जिसे देख करके यूटिन उससे कहने लग जाता है कि यार तुम तो भूत की तरह हमारे पीछे पड़ चुके हो, कहीं भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हो। तो रैंक कहता है कि और तुम मजनू बन गए हो। तभी वहाँ पर सोई आती है, जिसे देख करके रैंक कहता है कि क्यों तुम इस पगलेट के चक्कर में पड़ी हो, चलो मुझसे शादी कर लो। तो सोई कहती है कि कैसा मजाक कर रहे हैं आप, मैं यूटिन से बहुत प्यार करती हूँ। तो रैंक कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर वांग एक्टिव हो गया, तो तुम दोनों अपना ख्याल रखना, कहीं वो तुम्हारे ऊपर हमला न कर दे। अब अगले दिन होता भी वही है। कुछ गुंडे यूटिन की फूड डिलीवरी के टाइम पर उसके साथ में बहुत ही ज्यादा मारपीट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। जहाँ सोई दादाजी के घर के सामने बैठ करके रोते हुए यूटिन से मिलने के लिए चिल्ला रही होती है। तो दादाजी उसे अंदर बुला करके कहते कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो चुका है और वो बहुत बुरी तरीके से घायल है। ये सुन करके वो रोती हुई कहने लगती कि सब मेरी गलती है। तो दादाजी कहते कि आज तुम्हारी वजह से उसके कितने दुश्मन बन गए। देखो तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, अगर तुम उसकी जिंदगी चाहती तो उससे कहीं दूर चली जाओ और रैंक से शादी कर लो, वो भी एक बहुत ही अच्छा लड़का है। तभी वहाँ पर यूटिन आकर के कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। ये सुनकर के दादाजी भड़क जाते हैं और कहते कि क्या खूब जोड़ी, एक लंगड़ा तो दूसरा आंख रहते हुए भी अंधा। इस बात पर यूटिन कहता है कि आपने मुझे इतना नाकाबिल समझ रखा है, मैं खुद का बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। ये सुनकर के दादाजी कहते कि शेख चिल्ली वाला सपना देखना छोड़ दो, क्योंकि अब तुम हुआ परिवार से बेदखल हो चुके हो और एक बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है और तुम्हारे पास तो पैसे है ही नहीं। जिस पर सोई कहती कि मेरे पास में ज्यादा पैसे तो नहीं है, पर मैंने जितनी भी सेविंग की है वो सब मैं यूटिन को दे दूंगी ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। जहाँ यूटिन अपने छोटे से बिजनेस का आइडिया अपने दादाजी को दिखाता है, पर उन्हें वो आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता है, जिसे देख करके वो सोई से कहते कि अगर इसने तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई बर्बाद कर दी तो फिर अफसोस मत करना। तो सोई कहती कि मुझे यूटिन पर पूरा भरोसा है और मेरे लिए पैसे मायने नहीं रखते हैं। उसकी बातें सुनकर के दादाजी भी सोच में पड़ जाते कि ये तो उन लालची लड़की की तरह नहीं है, ये तो मेरे पोते के बुरे वक्त पर भी उसकी ढाल बन करके खड़ी है। और यही देख करके वो कहते कि चूंकि यूटिन इतने साल से हमारे हु ग्रुप को इतने अच्छे से चलाता आ रहा था, तो आज मैं उसकी मेहनत के लिए उसे कुछ देना चाहता हूँ। इतना कह करके उसे एक चेक काट करके देते हैं, जिसे पा करके वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। जहाँ यूटिन को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ डाटा की जरूरत पड़ती, तो रैंक उसे वो डाटा ला करके देता है, जिसके लिए यूटिन उसे धन्यवाद करता है। तो रैंक कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए थोड़ी कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। ये सब तो मैं अपनी सोई के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे दुखी नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी जान है। जिस पर यूटिन कहता है कि अब तो तुम सुधर जाओ, पर रैंक तो रैंक था, वो ऐसी सिचुएशन में भी कहाँ सीरियस होने वाला था। अब घर आकर के यूटिन अपने न्यू सॉफ्टवेयर को लॉन्च करता है, जिसे शुरुआत में ही अच्छा रिस्पांस मिलने लगता है। कुछ देर के बाद में सोई के पास में उसके बिजनेस के लिए इन्वेस्टर की कॉल आती है। ये सुनकर के वो खुश हो जाती है। तो यूटिन कहता है कि हमें नहीं पता है कि वो कौन है और उनका बैकग्राउंड क्या है। तो सोई कहती है कि अभी हमारा बिजनेस इतना बड़ा नहीं हुआ है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ, आप यहाँ का काम संभालिए। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है, पर उसे क्या पता था कि वो तो वांग की चाल थी। जहाँ वो उसे बुला करके अपना बदला लेने के लिए उसे किडनैप कर लेता है और यूटिन को सोई की फोटो भेज करके उसे वहाँ पर आने के लिए कहता है। कुछ देर के बाद में वहाँ पर यूटिन भागता हुआ पहुँचता है, पर जैसा कि उसके पैर में चोट लगी थी इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। जहाँ वांग सोई को छोड़ने के लिए उससे उसका न्यू प्रोजेक्ट मांगने लगता है और कहता है कि बस सोई को एक रात के लिए मुझे दे दो, फिर मैं उसे आसानी से छोड़ दूंगा। इस बात पर यूटिन भड़क जाता है और उसे मारने लगता है, पर जैसा कि सोई उसके कब्जे में थी इसीलिए वो फौरन से अपना न्यू प्रोजेक्ट उसके हवाले कर देता है। लेकिन इतने पर भी वांग सोई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, पर तब तक वहाँ पर असिस्टेंट गार्ड्स को लेकर के आ जाता है, जिसे देख करके सब वहाँ से भाग खड़े होते हैं। जहाँ घर जाने के बाद में यूटिन फिर से अपने न्यू प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देता है। उसे ऐसी हालत में देख करके सोई सोचने लग जाती है कि आज मेरी वजह से यूटिन हुआ परिवार से बेदखल हो गया, यहाँ तक कि अपना पावर, पोजीशन, हेल्थ सब कुछ खो दिया सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैं उसकी जिंदगी से कहीं दूर चली जाऊंगी तो शायद सब कुछ सही हो जाए और यूटिन फिर से वापस से अपने हुआ परिवार में चला जाएगा, क्योंकि मैं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हूँ। और यही सोच करके वो जानबूझ करके रैंक को अपने प्लान में शामिल करती है, जिस पर रैंक कहता है कि तुमने सोच लिया है ना कि हमें ये करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि इस बात से यूटिन को बहुत ही ज्यादा हर्ट होगा। पर इस बात का सोई कोई भी जवाब नहीं देती और वो दोनों एक होटल रूम में चले जाते हैं।
जहाँ जानबूझकर के यूटिन को वहाँ पर फूड डिलीवरी करवाने के लिए बुलाया जाता है। जहाँ यूटिन नाम देख करके सोचता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि रैंक को कोई लड़की मिल गई है, पर जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो सोही और रैंक की आवाज सुनता है। जब वो रूम के अंदर जाता है तो उन दोनों को देख करके उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है। जहाँ सोही उसे कहने लग जाती है कि अब तो ना तुम्हारे पास पावर है और ना ही पैसे, इसीलिए मैंने अब से फैसला किया कि मैं रैंक के साथ में रहूंगी। ये सुनकर के उसे बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब सोही जैसे ही अपने अगले दिन ऑफिस जाती तो वहाँ पर असिस्टेंट भागता हुआ आता है और उससे कहता है कि आखिर आपने बॉस के साथ में ऐसा क्या कर दिया जो कि वो कहीं चले गए, उनका किसी से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो किसी से बात तक नहीं करना चाहते हैं। ये सब सुनकर के सोही को चक्कर आने लगता है। जहाँ रैंक उसे फौरन से हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। जब सोही होश में आती तो उससे पूछती कि मुझे क्या हुआ है, तो रैंक उसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, अब से तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और अब से तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस पर सोही उसकी इतनी मदद करने के लिए उसे थैंक्स करती है। अब जैसे यूटिन को पता चलता है कि सोही की तबीयत खराब है, इसीलिए वो उससे मिलने आता है, तो वो उससे कहती कि भला आप मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों आ गए। तो यूटिन उसे बताता है कि वांग को पुलिस ले गई और उसने जो हमारा प्रोजेक्ट छीना था वो भी हमें वापस मिल गया और अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो क्या हम पहले जैसे एक साथ रह सकते हैं। तो वो कहती कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि मैं रैंक से शादी करने वाली हूँ और उसी के साथ में रहूंगी, तो फिर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि अब बस भी करो, तुम्हें झूठ बोलना और नाटक करना नहीं आता है, क्योंकि रैंक ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था क्योंकि वो मेरा दोस्त है। इतना कहकर के उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो सोही उसे खुद से दूर कर देती है और कहती कि मैं सब नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहता है कहीं नाटक करते करते तुम सच में तो रैंक से प्यार नहीं करने लग गई हो। तो वो कहती है कि आप फादर बनने वाले फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। ये सुनकर के तो यूटिन की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। जहाँ अब ये सब जानने के बाद में दादाजी भी फाइनली उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि अब से तुम दोनों मिल करके कंपनी को अच्छे से संभालो और अपनी फैमिली और रिश्ते को आगे बढ़ाओ। जहाँ अब उन दोनों की शादी का दिन आ जाता है, तभी वहाँ पर रैंक आकर के कहता है कि मुझे तो तुम दोनों को एक साथ देख करके बहुत ही ज्यादा जेलस फील हो रहा है। फिर भी ये लोग अपनी शादी का शगुन का लिफाफा जिसे लेकर के यूटिन उसे धन्यवाद करता है, तो सोही उसे बुके देते हुए कहती कि हमारा इतना साथ देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई विश कि आपको जल्दी आपका सच्चा प्यार मिलेगा। तो वो कहता है कि अब जल्दी से तुम दोनों बाहर चलो क्योंकि गेस्ट वेट कर रहे हैं। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ यूटिन सोही को एक प्यारी सी किस करता है और इसी प्यारी सी किस के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।